दिल्ली की सर्द रात थी। सड़कों पर ट्रैफिक की गूंज धीरे धीरे थम रही थी। ऊंची इमारतों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे अकेलेपन की कहानियां कह रही थी। उसी शहर के एक कोने में, एक पुल के नीचे, फटे पुराने कंबल में लिपटा हुआ एक दुबला-पतला लड़का करवटें बदल रहा था। उसका नाम था रोहन। रोहन अनाथ था। न माँ, न पिता, न घर। उसका बचपन बस भूख और ठंड से जूझते लड़ते बीता था। कभी बस अड्डे की बेंच पर, कभी अधूरी इमारतों के कोनों में, तो कभी दुकानों की सीढ़ियों के नीचे। वहीं उसकी रातें कट जाती थीं। उसकी आंखों में नींद से ज्यादा भूख का दर्द छलकता था। कई बार तो पेट में इतना दर्द उठता कि आंखों से आंसू निकल आते। मगर उस दर्द के बीच भी रोहन के पास एक सहारा था, नाचना। हाँ, जब भी उसका मन टूट जाता, जब भूख असहनीय हो जाती, तो वह अपने ही बनाए हुए मजाकिया स्टेप्स करके खुद को हंसाने की कोशिश करता। लोग अक्सर उसे पागल समझते। बच्चे हंसकर ताली बजाते, और वही तालियां उसके लिए खाना बन जाती। दूसरी तरफ, दिल्ली के पॉश इलाके में खड़ा था एक विशाल बंगला। ऊंची दीवारें, खूबसूरत गार्डन और अंदर हर सुख सुविधा। ये बंगला था राजीव मल्होत्रा का, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। राजीव मल्होत्रा तेल, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट में करोड़ों के मालिक थे। लोग उन्हें सफलता का प्रतीक मानते थे। लेकिन इस सफलता की चमक के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी से उनकी पत्नी लीला को छीन लिया था। उसी हादसे में उनकी 8 साल की बेटी मायरा भी बुरी तरह घायल हो गई थी। मासूम मायरा, जो कभी बगीचे में दौड़ती भागती, खिलखिलाती रहती थी, अब व्हील चेयर पर बंधी थी। उसके चेहरे से हंसी जैसे हमेशा के लिए गायब हो गई थी। राजीव ने सब कोशिशें की। मुंबई के डॉक्टर, चेन्नई के विशेषज्ञ, यहाँ तक कि विदेश के हॉस्पिटल भी। लेकिन हर बार नतीजा वही, मायरा का दर्द वही का वही। उसकी आंखों में बस खालीपन और होठों पर चुप्पी। उस शाम मायरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। बगीचे में खामोशी पसरी हुई थी। पेड़ पौधे, झूले, सब जैसे उसकी हंसी को याद कर रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आहट हुई। मायरा चौंकी। झाड़ियों से धीरे धीरे अंदर आता हुआ एक लड़का नजर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने, चेहरा धूल से भरा, और पैरों में जूते तक नहीं थे। वह लड़का और कोई नहीं, रोहन था। वह धीरे धीरे बगीचे में आया, मानो उसे डर हो कि कोई देख लेगा। मायरा ने पहली बार उसे देखा। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। रोहन ने मायरा को देखा और तुरंत शरारती अंदाज में आंखें नचाईं। फिर बिना कुछ कहे, उसने अजीबोगरीब स्टेप्स करने शुरू किए। कभी वह ऐसे कूदता मानो फिसल कर गिर जाएगा, कभी गोल गोल घूमकर मजाकिया चेहरा बनाता। पहले मायरा बस चुपचाप उसे देखती रही। लेकिन अचानक उसके होठों से एक हल्की सी हंसी फूट पड़ी। महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी थी। रोहन ने ये देखा तो और जोश में आ गया। उसने और मजेदार स्टेप्स किए, नकली लड़ाई दिखाई, और ऐसे गिरा मानो सच में चोट लग गई हो। मायरा अब खुलकर हंस रही थी। उसकी ताली पूरे बगीचे में गूंज रही थी। उस दृश्य को बंगले की बालकनी से राजीव मल्होत्रा भी देख रहे थे। महीनों से उन्होंने अपनी बेटी को मुस्कुराते नहीं देखा था। उनकी आंखें भर आईं। पहली भावना गुस्से की थी, ये लड़का कौन है? गार्ड कहाँ है? लेकिन जैसे ही उन्होंने मायरा के चेहरे पर चमक देखी, उनका दिल पिघल गया। करोड़ों रुपए खर्च करके जो मुस्कान वो अपनी बेटी के चेहरे पर नहीं ला पाए, उस मुस्कान को एक नंगे पांव बच्चा कुछ ही मिनटों में लौटा लाया था। उस रात राजीव देर तक जागते रहे। उनके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था, आखिर ये बच्चा कौन है? और मेरी मायरा के चेहरे पर मुस्कान लाने की ताकत सिर्फ इसी में क्यों है? अगली सुबह बंगले का माहौल कुछ अलग था। महीनों से खामोश हवाओं में पहली बार एक हल्की सी ताजगी थी। वजह थी मायरा की हंसी। राजीव मल्होत्रा ने नौकरों और गार्ड्स को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, कल रात बगीचे में वो लड़का कैसे घुस आया? क्या सब सो रहे थे? गार्ड्स ने सिर झुका लिए। किसी के पास जवाब नहीं था। राजीव गुस्से में थे, लेकिन भीतर कहीं दिल कह रहा था, वो बच्चा गलत नहीं था। उसने मेरी मायरा को हंसाया। उसी शाम मायरा फिर से बगीचे में लाई गई। उसकी आंखें बार बार झाड़ियों की ओर देख रही थीं। वह इंतजार कर रही थी कि शायद वही लड़का फिर आए। और सचमुच, थोड़ी देर बाद वही दुबला-पतला रोहन झाड़ियों से निकला। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी।
तुम फिर आ गए? मायरा ने धीरे से पूछा। रोहन ने मजाकिया अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, गुड़िया जी, आज तो नया शो है। मायरा खिलखिला पड़ी और ताली बजाने लगी। लेकिन तभी भारी कदमों की आहट आई। राजीव मल्होत्रा बगीचे में आ गए थे। उनकी नजरें सीधी रोहन पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? उनकी आवाज सख्त थी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, रोहन, बस रोहन। यहां क्यों आए हो? चोरी करने? राजीव की आवाज और भारी हो गई। रोहन ने कांपते हुए सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं चोरी करने नहीं आया। उस दिन गुड़िया जी बहुत उदास थीं। मैंने सोचा अगर मैं नाचूं तो शायद मुस्कुरा दे। मैं कुछ लेने नहीं आया, बस हंसी देने आया। राजीव कुछ पल चुप रहे। उनके दिल में पिता का दर्द और गुस्सा दोनों थे। लेकिन तभी मायरा ने व्हील चेयर से हाथ उठाकर कहा, पापा, उसे मत भगाइए। वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे हंसाया। राजीव ने बेटी के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में महीनों बाद चमक थी। राजीव की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम रोज यहां आने की कोशिश मत करना। और अगर आए तो सिर्फ मायरा के लिए, समझे? रोहन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ साहब, मैं बस मायरा जी को हंसाने आऊंगा। मायरा ने ताली बजाई और कहा, तो आज का शो शुरू हो जाए। रोहन ने झुककर सलाम किया और फिर मजाकिया अंदाज में घूमकर नाचने लगा। मायरा जोर से हंसी और बगीचा उसकी हंसी से भर गया। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। हर शाम 4 बजे से 6 बजे तक रोहन आता, बगीचे में छोटे छोटे शो करता। कभी वह बस अड्डे की भीड़ की नकल करता, कभी रिक्शा वाले की आवाजें निकालता, कभी लड़खड़ाकर गिरने का नाटक करता, तो कभी जानवरों की अजीब हरकतें दिखाता। मायरा हर बार खिलखिलाकर हंसती। उसके हाथ अब पहले से ज्यादा तेजी से ताली बजाने लगे। कभी कभी वह खुद भी रोहन की हरकतें नकल करने लगती। राजीव अब दूर से बैठकर ये सब देखा करते। उनका दिल मानो धीरे धीरे हल्का होने लगा था। एक शाम मायरा ने अचानक कहा, रोहन, अगर तुम नहीं आते तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रोहन चौंका। उसे जिंदगी में कभी किसी ने दोस्त कहकर नहीं बुलाया था। उसकी आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, और आप मेरी पहली दोस्त हो, गुड़िया जी। मायरा ने व्हील चेयर घुमाकर रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। तो अब वादा करो, हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, वादा। उसी रात राजीव देर तक अपने कमरे में टहलते रहे। उनका मन सवालों से भरा था। कौन है ये बच्चा? कहाँ से आया है? इसके माँ बाप कहाँ है? लेकिन जब भी वो मायरा का चेहरा याद करते, जिसमें अब हंसी लौट आई थी, तो उनके सारे सवाल दब जाते। पहली बार उन्हें लगा कि शायद भगवान ने इस अनाथ बच्चे को उनकी जिंदगी में इसलिए भेजा है, ताकि मायरा फिर से जीना सीख सके। अगली सुबह बंगले का माहौल और भी हल्का था। नौकरों के बीच भी यह चर्चा थी कि बिटिया जी ने महीनों बाद इतना हंसकर शाम बिताई। सभी के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक थी। मायरा भी उस दिन बेचैन थी। बार बार खिड़की से बगीचे की ओर देख रही थी। दिल में सवाल था, क्या रोहन आज भी आएगा? शाम को ठीक 4 बजे झाड़ियों के पीछे से वही पतली सी आकृति उभरी। मायरा की आंखें चमक उठीं। तुम आ गए, उसने उत्साहित होकर कहा। रोहन मुस्कुराया। गुड़िया जी, आज तो स्पेशल शो है। दिल्ली मेट्रो की कॉमेडी। उसने टिकट चेक करने वाले की नकल की। अरे भाई साहब, बिना टोकन कहाँ घुस आए? और फिर गिरने का नाटक किया। मायरा इतनी हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। राजीव मल्होत्रा, जो आज बगीचे में ही खड़े थे, यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में कई सवाल थे। जब रोहन का शो खत्म हुआ, राजीव आगे बढ़े। रोहन, उन्होंने पहली बार उसका नाम पुकारा। लड़के ने सिर झुका लिया। तुम कहाँ रहते हो? रोहन ने धीरे से कहा, साहब, कभी पुल के नीचे, कभी खाली दुकानों में, जहां जगह मिल जाए। माम बाप? रोहन की आंखें झुक गईं। माँ बहुत पहले चली गई। और पिताजी कहाँ है? पता नहीं। बचपन से अकेला हूं।
राजीव के दिल पर जैसे चोट लगी। उनकी अपनी बेटी माँ के बिना बड़ी हो रही थी और यह बच्चा पूरी तरह अनाथ था। एक पल के लिए राजीव को लगा जैसे भगवान ने दो अधूरी जिंदगियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया हो। उस रात डाइनिंग टेबल पर राजीव चुपचाप बैठे रहे। मायरा प्लेट में खेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब नई रोशनी थी। पापा, रोहन अच्छा है ना? उसने चोरी नहीं की, बस हंसाया। राजीव ने बेटी की आंखों में चमक देखी और मन ही मन सोचा, इस बच्चे में कुछ तो खास है। अगले दिन से यह सिलसिला रोज का हिस्सा बन गया। रोहन आता, शो करता और जाते वक्त गार्ड उसे एक टिफिन पकड़ा देते। अंदर गरम खाना होता, दाल, चपाती, कभी कभी मिठाई भी। रोहन पहली बार जिंदगी में पेट भरकर खा रहा था। उसके चेहरे पर वही चमक लौट आई जो शायद कभी खो गई थी। एक शाम मायरा ने अचानक कहा, रोहन, तुम मुझे अपने बचपन की बातें सुनाओ। रोहन चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, बचपन? वो कहा था, गुड़िया जी। छोटी उम्र से ही सड़कों पर रहना पड़ा। कभी मंदिर के बाहर भीख मांगी, कभी अखबार बेचे। लेकिन जब भी बहुत उदास होता, मैं नाचता था। नाचते हुए लगता था जैसे सब दर्द मिट गया। मायरा की आंखें भर आईं। तुम्हें पता है, जब तुम नाचते हो तो मुझे भी लगता है जैसे मैं फिर से जी रही हूं। रोहन ने उसकी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराकर कहा, तो अब हम दोनों मिलकर जिएंगे, गुड़िया जी। तुम हंसो तो मुझे लगता है मैंने दुनिया जीत ली। राजीव यह सब दूर से देख रहे थे। उनका दिल मानो धीरे धीरे बदल रहा था। उस रात उन्होंने गार्ड से कहा, कल से यह लड़का जब भी आए, उसे बिना रोके अंदर आने दो और जाते वक्त खाना देना मत भूलना। गार्ड ने चौंक कर पूछा, साहब, क्या यह सही है? लोग बातें करेंगे। राजीव ने सख्त लहजे में कहा, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बेटी हंस रही है तो यही सबसे बड़ी दवा है। धीरे धीरे रोहन बंगले के सब नौकरों के बीच भी जाना जाने लगा। कोई उसे छोटे मालिक का दोस्त कहकर बुलाता, तो कोई मायरा जी का जोकर। लेकिन रोहन बुरा नहीं मानता। उसे तो बस मायरा की हंसी चाहिए थी। एक दिन मायरा ने हाथ उठाकर कहा, रोहन, देखो मैं अब खुद से हाथ हिला सकती हूँ। उसने उत्साह में दोनों हाथ उठाए। रोहन चिल्लाया, वाह गुड़िया जी, अब आप तो मेरी पार्टनर डांसर बन सकती हो। मायरा हंस पड़ी और राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। महीनों के इलाज और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो मुस्कान डॉक्टर वापस नहीं ला पाए, वो एक गरीब बच्चे ने लौटा दी थी। उस रात राजीव देर तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहे। हे प्रभु, क्या यही चमत्कार है? जहां दौलत हार गई, वहां एक सड़क का बच्चा जीत गया। अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं इसे अपनाता हूं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि रोहन अब सिर्फ उनकी बेटी का दोस्त नहीं रहेगा, वो उनके परिवार का हिस्सा बनेगा। बंगले का बगीचा अब रोज शाम एक छोटे रंगमंच की तरह लगने लगा था। हर दिन 4 बजे रोहन झाड़ियों से निकलता और मायरा इंतजार करती। पहले उसकी आंखों में जो वीरानी थी, अब वहां चमक लौट आई थी। उस दिन रोहन ने नया खेल दिखाया। वह बस स्टॉप पर होने वाली धक्का मुक्की की नकल कर रहा था। भाई साहब, पीछे हटो, अरे मेरी चप्पल मत कुचलो। और फिर खुद ही गिरने का नाटक किया। मायरा इतनी जोर से हंसी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कॉमेडियन हो, रोहन। रोहन हंसकर बोला, नहीं गुड़िया जी, आप हंसती हो तो मैं सबसे बड़ा इनाम पा लेता हूँ। राजीव दूर से यह सब देख रहे थे। उनके दिल का बोझ हर दिन थोड़ा हल्का हो रहा था। लेकिन असली चमत्कार उस शाम हुआ। खेल खत्म होने के बाद मायरा ने अचानक कहा, रुको, आज मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। रोहन चौंक गया। आप क्या करना चाहती हो? मायरा ने दोनों हाथों से अपनी व्हीलचेयर की आर्मरेस्ट पकड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। मैं खड़े होने की कोशिश करूंगी। राजीव के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं मायरा, ज्यादा जोर मत डालो, तुम गिर सकती हो। लेकिन मायरा ने सिर हिलाया। पापा, मुझे कोशिश करनी है। जब रोहन मेरे साथ है तो मुझे डर नहीं लगता। रोहन पास आया, धीरे से बोला, मैं यही हूं, गुड़िया जी। 1, 2, 3, उठो।
मायरा ने पूरी ताकत लगाई। उसके कंधे उठे, पीठ सीधी हुई और अचानक उसके पैरों ने थोड़ा सहारा लिया। सिर्फ 5 सेंटीमीटर। लेकिन वह सचमुच खड़ी हुई थी। राजीव की सांस थम गई। आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, तुम खड़ी हो गई। मायरा थककर फिर से व्हीलचेयर पर बैठ गई, लेकिन चेहरे पर गर्व था। पापा, देखा, मैंने खड़े होकर दिखाया। रोहन खुशी से उछल पड़ा। वाह, आप हीरोइन हो, गुड़िया जी। उस पल बगीचे में ऐसा सन्नाटा था, जैसे भगवान खुद आकर गवाह बने हों। उस रात राजीव ने मायरा को सुलाते समय उसके माथे को चूमा। बेटी ने धीमी आवाज में कहा, पापा, जब रोहन आता है मुझे लगता है मैं फिर से चल पाऊंगी। राजीव लंबे समय तक चुप रहे। उनके दिल में पहली बार यह भरोसा जगा कि शायद चमत्कार संभव है। अब रोहन सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि उम्मीद भी लाने लगा था। हर दिन मायरा उसके साथ छोटे छोटे एक्सरसाइज करने लगी। पहले सिर्फ ताली बजाना, फिर हाथ उठाना, फिर थोड़े देर खड़े होना। हर बार राजीव दूर से यह सब देखते और उनकी आंखों में गर्व झलकता। धीरे धीरे बंगले के सारे नौकर भी रोहन के दोस्त बन गए। कोई उसे टिफिन में मिठाई देता तो कोई कहता, आज बिटिया जी बहुत खुश लग रही है, तुम्हारे कारण। रोहन अब घर का हिस्सा बनता जा रहा था। लेकिन उसके दिल में डर भी था, क्या यह सब सिर्फ सपना है? कहीं कल को सब खत्म न हो जाए। एक रात राजीव ने रोहन को पास बुलाया। रोहन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, यह घर तुम्हारा भी है। तुम्हें अब सड़कों पर सोने की जरूरत नहीं। यहां तुम्हें पढ़ाई भी मिलेगी और परिवार भी। रोहन की आंखें भर आईं। साहब, सच कह रहे हो, अब मुझे पुल के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी नहीं, अब यह घर तुम्हारा है। मायरा ने पास आकर रोहन का हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरे भाई हो, हमेशा यहीं रहोगे। उस रात रोहन ने पहली बार नरम बिस्तर पर चैन की नींद सोई। पंखे की हल्की हवा में उसने आसमान की ओर देखते हुए सोचा, शायद भगवान ने मेरी तकलीफों के बदले मुझे यह परिवार दिया है। अब बंगलों के भीतर की हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी सन्नाटा और दर्द था, वहां अब हर शाम हंसी और शोर गूंजता था। मायरा का चेहरा हर दिन चमकने लगा था। उसके हाथ मजबूत हो रहे थे और उसके भीतर उम्मीद जाग चुकी थी कि वह फिर से चल सकेगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ बंगलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे शहर में यह खबर फैलने लगी। दिल्ली का मशहूर उद्योगपति राजीव मेहता अपनी बेटी के लिए एक अनाथ लड़के को घर ले आया है। किसी ने कहा, यह कैसी सनक है? अरबों की संपत्ति वाला आदमी एक सड़क छाप बच्चे को अपना ले रहा है। दूसरों ने कहा, नहीं, यह असली इंसानियत है। आज के जमाने में कौन इतना बड़ा दिल दिखाता है? समाज बंट गया था। अखबारों में छोटे छोटे कॉलम छपने लगे। मशहूर कारोबारी ने सड़क के बच्चे को बनाया बेटी का साथी। सोशल क्लबों में चर्चा होती, क्यों कर रहे हैं राजीव यह सब? क्या यह उनकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाएगा? लेकिन जब भी राजीव इन सवालों को सुनते, वे बस इतना कहते, मेरी बेटी की मुस्कान मेरे लिए किसी भी नाम और दौलत से ज्यादा कीमती है। बंगलों में अब रोज शाम नया नजारा होता। नौकर चाकर भी रोहन से घुल मिल गए थे। कोई उसे समोसा देता, कोई कहता, बिटिया जी आज बहुत हसीन, तुम्हारे कारण। रोहन को लगता जैसे उसे सचमुच नया जन्म मिला हो। पहले जहां उसके दिन पुल के नीचे भूख और ठंड में गुजरते थे, अब वही शामें बिस्तर, खाना और सबसे बढ़कर प्यार में बीतती थीं। एक दिन राजीव ने रोहन को पढ़ाई के बारे में पूछा, रोहन, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? रोहन ने आंखें झुका लीं। नहीं साहब, कभी मौका ही नहीं मिला। बचपन से ही खाने की तलाश में दिन निकल जाता था। राजीव ने दृढ़ स्वर में कहा, अब तुम पढ़ोगे और अच्छा पढ़ोगे, तुम्हारी जिंदगी बदलनी ही होगी। मायरा ने खुशी से कहा, हाँ पापा, रोहन बहुत तेज है, मैं इसे होमवर्क कराऊंगी। रोहन मुस्कुरा कर बोला, गुड़िया जी मेरी टीचर होंगी तो मैं तो सबसे अच्छा स्टूडेंट बन जाऊंगा। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। एक शाम जब राजीव किसी व्यापारिक सभा में गए, तो कुछ पुराने कारोबारी मित्रों ने तंज कसा।
राजीव, यह सब दिखावा है या सच में पागलपन? एक अनाथ लड़के के लिए अपनी इज्जत दांव पर क्यों लगा रहे हो? राजीव शांत रहे, फिर बोले, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जो काम करोड़ों की दवा और डॉक्टर न कर सके, वह इस बच्चे ने कर दिखाया। उसने मेरी बेटी को जीवन लौटा दिया है। मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। सभा में सन्नाटा छा गया। मायरा और रोहन का रिश्ता गहराता गया। अब वह सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि रोजाना छोटे छोटे अभ्यास करने लगी। रोहन उसे प्रोत्साहित करता, एक कदम और गुड़िया जी, आप कर सकती है। और मायरा सचमुच हर दिन कुछ नया करती। कभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाती, कभी कुर्सी के हैंडल पकड़कर खुद को ऊपर खींचती। राजीव हर पल यह सब देखते और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। धीरे धीरे आसपास के लोग भी बदलने लगे। कभी जो पड़ोसी ताना मारते थे, अब वे कहते, राजीव जी, आपने सचमुच मिसाल पेश की है। मीडिया वाले बंगलों के बाहर खड़े होकर तस्वीरें खींचने लगे। कुछ चैनलों पर यह खबर चली, एक मिलियनेयर ने सड़क के अनाथ को अपनाया, बेटी की मुस्कान लौटाई। लोग भावुक होकर कहते, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली इंसानियत अभी भी जिंदा है। रोहन की जिंदगी भी अब नई दिशा पकड़ चुकी थी। पहले जहां वह सिर्फ पेट भरने के लिए भटकता था, अब उसके पास मकसद था, मायरा को खुश रखना और पढ़ाई करना। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता, तो आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर माँ ऊपर से मुझे देख रही होंगी तो उन्हें आज गर्व होगा। लेकिन हर अच्छी कहानी के साथ चुनौतियां भी आती है। शहर के कुछ लोग अब भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कई बार बंगलों के बाहर अजीब बातें कही जाती। क्या होगा अगर कल को यह लड़का घर की दौलत पर हक जताए? लोग हंसते हैं कि करोड़पति की बेटी का दोस्त एक भिखारी है। ये शब्द तीर की तरह लगते, लेकिन राजीव हर बार दृढ़ रहते। मेरा फैसला सिर्फ मेरी बेटी की खुशी के लिए है। बाकी दुनिया क्या सोचती है, मुझे परवाह नहीं। और इसी मजबूती ने रोहन और मायरा को और भी जोड़ दिया। अब मायरा ने खुद कहना शुरू किया, पापा, रोहन सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरी ताकत है। राजीव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया था कि यही लड़का उनकी बेटी को नया जीवन देगा। अब बंगलों का हर दिन जैसे नए रंगों से भर गया था। सुबह की धूप खिड़कियों से भीतर आती और मायरा के चेहरे पर चमक बिखेर देती। रोहन हर दिन तय समय पर आता, पहले हंसी मजाक करता, फिर धीरे धीरे मायरा को छोटे छोटे अभ्यास कराता। राजीव अक्सर दूर खड़े होकर यह सब देखते। उनकी आंखों में आशा की चमक लौट चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब अगला कदम इतना बड़ा चमत्कार होगा। एक शाम, बगीचे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू और आसमान का लालिमा भरा रंग माहौल को और भी खास बना रहा था। रोहन हमेशा की तरह कोई मजेदार एक्ट कर रहा था। वह बस स्टैंड पर लड़ाई की नकल कर रहा था, कभी बस का हॉर्न बजाने की आवाज निकालता, कभी ऐसे गिरता जैसे सचमुच चोट लगी हो। मायरा इतनी हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन अचानक उसने गंभीर चेहरा बना लिया। उसने दोनों हाथ व्हील चेयर के हत्थों पर रखे और कहा, आज मैं कुछ नया करने की कोशिश करूंगी। रोहन हैरान रह गया। क्या? गुड़िया जी, आप क्या करने वाली हैं? मायरा ने गहरी सांस ली। मैं खड़ी होने की कोशिश करूंगी। राजीव, जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, तुरंत घबरा गए। नहीं बेटा, ज्यादा जोर मत डालो, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन मायरा की आंखों में इस बार डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, मुझे कोशिश करनी ही होगी। अगर मैं कभी चलना चाहती हूं, तो पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। रोहन तुरंत उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने मायरा का हाथ थामा और धीरे से बोला, डरिए मत, मैं यही हूं। 1, 2, 3, अब उठिए। मायरा ने पूरी ताकत लगाई। पहले उसके कंधे उठे, फिर पीठ सीधी हुई। कुछ पल ऐसा लगा मानो कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक उसके पैर कांपते हुए जमीन को छूने लगे। राजीव की सांसें थम गईं। मायरा लगभग 5 सेंटीमीटर तक उठ चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में चमक थी। रोहन उत्साह से चिल्लाया, आप कर रही है, गुड़िया जी, आप सचमुच खड़ी हो रही है। मायरा कांपते होठों से मुस्कुराई, पापा,
देखिए, मैं खड़ी हो गई। राजीव की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दौड़कर आगे बढ़े और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है, बेटा। आज तुमने चमत्कार कर दिखाया। उस पल का असर इतना गहरा था कि बगीचे में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। माली, नौकर, यहाँ तक कि गार्ड भी अपनी आंखें पोंछते दिखे, क्योंकि महीनों से टूटी हुई उस बच्ची ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया था। उस रात मायरा सोने से पहले बोली, पापा, जब रोहन मेरे साथ होता है तो मुझे लगता है कि मैं सब कर सकती हूँ। एक दिन मैं दौड़कर आपके पास आऊंगी। राजीव ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, हाँ बेटा, वह दिन जरूर आएगा। अब हर शाम अभ्यास होने लगा। रोहन पहले मजाक करता, फिर मायरा को खड़ा होने की कोशिश कराता। पहले कुछ सेकंड, फिर आधा मिनट। धीरे धीरे मायरा का संतुलन मजबूत होने लगा। हर बार जब वह खड़ी होती, रोहन खुशी से ताली बजाता। वाह गुड़िया जी, अब तो आप मुझे पीछे छोड़ देंगी। मायरा हंसते हुए कहती, अगर मैं दौड़ने लगी तो तुम मेरे साथ रह पाओगे। रोहन सीना चौड़ा करके कहता, हाँ, मैं हमेशा रहूंगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मायरा ने व्हीलचेयर के सहारे 2 छोटे कदम भी उठा लिए। उसके पैरों में कंपन था, लेकिन आंखों में गर्व। राजीव पास ही खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, धन्यवाद। आपने मेरी बच्ची को फिर से जीवन दे दिया। धीरे धीरे मायरा की यह कहानी बाहर भी फैलने लगी। अब लोग सिर्फ राजीव पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि कहते, देखो, यह तो करिश्मा है। एक अनाथ लड़के ने चमत्कार कर दिखाया। मायरा और रोहन की यह दोस्ती अब पूरे शहर के लिए आशा की मिसाल बन चुकी थी। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जहां कभी मायरा व्हीलचेयर पर बैठी खामोश आसमान को ताकती थी, वहां अब हर शाम रोहन की मस्ती और उसकी हंसी गूंजती थी। बंगलों का बगीचा अब सिर्फ फूलों से नहीं, बल्कि उम्मीद से भी महकता था। एक शाम का दृश्य और भी खास था। मायरा ने हिम्मत जुटाई और बोली, आज मैं सिर्फ खड़ी नहीं रहूंगी, पापा। आज मैं चलने की कोशिश करूंगी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं बेटा, अभी मत करो। यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन मायरा की आंखों में दृढ़ता थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पापा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो कैसे सीखूंगी। रोहन तुरंत उसके पास गया। उसने मायरा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, गुड़िया जी। एक एक कदम, बस मेरे साथ। मायरा ने धीरे धीरे व्हीलचेयर का सहारा छोड़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। रोहन ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3। अब कदम बढ़ाइए। धीरे धीरे मायरा ने अपना पहला कदम आगे रखा। उसका पैर जमीन से थोड़ा खिसका, लेकिन वह संभल गई। पूरा बगीचा जैसे सांस रोक कर देख रहा था। राजीव ने अपने हाथ जोड़ लिए। नौकर चाकर पास खड़े थे, सबकी आंखों में नमी थी। फिर मायरा ने दूसरा कदम उठाया। इस बार वह लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से पहले ही रोहन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। वाह, आप चल रही है, गुड़िया जी, रोहन खुशी से चिल्लाया। मायरा ने थकी हुई लेकिन गर्व से भरी आवाज में कहा, हाँ, मैं सचमुच चल रही हूं। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़े और बोले, तुमने कर दिखाया, बेटा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उस दिन मायरा ने पूरे 5 कदम उठाए। भले ही उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन हर कदम एक जीत था। उसके बाद से हर शाम उसका अभ्यास बढ़ता गया। पहले 5 कदम, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। राजीव अब अक्सर रोहन को पास बुलाते और उसका धन्यवाद करते। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी फिर से जीने लगी है। रोहन शर्मा कर कहता, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। गुड़िया जी खुद बहुत हिम्मत वाली है। धीरे धीरे रोहन सिर्फ मेहमान नहीं रहा, अब वह परिवार का हिस्सा बन चुका था। मायरा उसे अपना भाई कहती और राजीव उसे बेटे की तरह मानने लगे। रात को जब वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटता, तो ऊपर पंखा चलता और उसके दिल में संतोष भर जाता। वह सोचता, अब मुझे कोई डर नहीं। यह घर ही मेरी दुनिया है।
लेकिन बाहर की दुनिया अब भी सवाल पूछती थी। कुछ लोग कहते, क्या यह सड़क का लड़का सच में भरोसे लायक है? कहीं कल को यह दौलत पर दावा न कर दे। राजीव हर बार शांत रहते और जवाब देते, मेरी बेटी की मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर यह लड़का उसे खुश रखता है तो वही मेरा परिवार है। मीडिया अब इस कहानी को दिल्ली का चमत्कार कहने लगा। अखबारों में सुर्खियां छपतीं। एक अनाथ लड़के ने करोड़पति की बेटी को चलना सिखाया। लोग भावुक होकर कहते, शायद भगवान ने इस बच्चे को भेजा था ताकि मायरा फिर से जी सके। बगीचे का हर शाम का नजारा अब अद्भुत होता। मायरा छोटे छोटे कदम उठाती और रोहन उसका हाथ थामे रहता। राजीव पास खड़े आंसुओं के साथ मुस्कुराते। कभी मायरा कहती, पापा, एक दिन मैं दौड़कर आपके पास आऊंगी। और राजीव जवाब देते, हाँ बेटा, वह दिन बहुत दूर नहीं। अब बंगलों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी मायरा की हंसी गुम हो चुकी थी, अब वही बगीचे में गूंजती रहती। हर शाम लोग कहते, ये घर अब सचमुच घर बन गया है। एक रात जब मायरा दिन भर की मेहनत के बाद सो गई, राजीव अपने कमरे में टहल रहे थे। उनके मन में विचारों का तूफान था। उन्होंने सोचा, यह लड़का रोहन सिर्फ मेरी बेटी का दोस्त नहीं है, यह मेरी बेटी की ताकत है, उसकी दवा है। अगर यह यहाँ न होता तो शायद मायरा कभी खड़ी भी न हो पाती। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, धन्यवाद कि आपने इस बच्चे को मेरी जिंदगी में भेजा। अगली सुबह राजीव ने रोहन को बुलाया। रोहन, आओ बेटा, बैठो। रोहन घबराकर खड़ा रहा। जी साहब, कोई गलती हुई क्या? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, गलती नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। रोहन हैरान रह गया। तोहफा? राजीव ने गंभीर स्वर में कहा, आज से तुम सिर्फ इस घर के मेहमान नहीं हो, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे बनो। रोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और होंठ कांपने लगे। क्या? सच में, साहब? राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ बेटा, अब तुम्हें सड़कों पर सोने की जरूरत नहीं। अब यह घर तुम्हारा है, यह परिवार तुम्हारा है। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, साहब, मैं तो एक अनाथ हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। राजीव ने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, रोहन। तुमने मेरी बेटी को मुस्कान दी है, और वह मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। उस समय मायरा भी जाग चुकी थी और दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। वह खुशी से चिल्लाई, पापा, अब मेरा भाई है, रोहन मेरा भाई है। वह अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाकर रोहन के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। रोहन ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुड़िया जी, हमेशा। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने कहा, दिल्ली का मशहूर उद्योगपति अनाथ बच्चे को अपनाकर मिसाल पेश कर रहा है। किसी ने इसे पागलपन कहा तो किसी ने इसे इंसानियत की सबसे बड़ी जीत बताया। लेकिन राजीव हर बार यही कहते, मेरी बेटी की मुस्कान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अब बंगलों का नजारा बिल्कुल अलग था। जहां कभी खामोशी थी, वहां अब रोहन और मायरा की शरारतें गूंजती। कभी दोनों बगीचे में हंसते खेलते, कभी रोहन उसे नए नए नाटक दिखाता, और मायरा धीरे धीरे मजबूत होती गई। उसके कदम अब और पक्के हो चुके थे। एक दिन तो उसने बिना सहारे 5 कदम लगातार चल लिए। राजीव की आंखों से उस दिन भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने मन ही मन कहा, यह चमत्कार सिर्फ भगवान ही कर सकते थे। लेकिन भगवान ने यह चमत्कार रोहन के जरिए किया। कुछ ही महीनों में मायरा लगभग सामान्य हो चुकी थी। अब वह बगीचे में छोटे छोटे दौड़ भी लगाने लगी थी। रोहन उसके साथ तालियां बजाता और कहता, वाह गुड़िया जी, अब तो आप मुझसे आगे निकल गईं। मायरा हंसते हुए जवाब देती, हाँ, क्योंकि मेरा भाई मुझे सबसे ज्यादा ताकत देता है। धीरे धीरे राजीव का परिवार पूरे शहर के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते, पैसा, शोहरत, दौलत सब बेकार है।
अगर घर में हंसी और प्यार न हो। यह करोड़पति ने हमें असली इंसानियत का सबक दिया है। आखिरकार एक दिन राजीव ने मीडिया के सामने आकर घोषणा की, हाँ, मैंने रोहन को गोद लिया है। वह अब सिर्फ मेरी बेटी का दोस्त नहीं, बल्कि मेरा बेटा है। और मैं गर्व से कहता हूं कि आज से मेरी बेटी अकेली नहीं रही। कैमरों की फ्लैश चमक उठी, पत्रकारों की आंखों में नमी थी, और शहर भर में यह खबर गूंज उठी, एक अनाथ लड़का अब करोड़पति का बेटा बन गया। उस रात बगीचे में सूर्यास्त के समय मायरा ने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज से डर नहीं। राजीव ने दोनों बच्चों को देखते हुए मन ही मन कहा, यही है असली दौलत। न अरबों की संपत्ति, न शोहरत, सिर्फ अपने बच्चों की हंसी और उनका साथ। उस दिन से वह बंगलो सिर्फ एक आलीशान मकान नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा घर बन गया, जहां इंसानियत, प्यार और उम्मीद की गूंज थी। यह थी उस अनाथ लड़के और एक करोड़पति की बेटी की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि सच्चा दिल और मासूम दोस्ती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें कि आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं।